हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है पावर जनरेशन के ऑनलाइन क्लास में। हम लोग इकोनॉमिक और पावर जनरेशन पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि लोड कर्व क्या होता है, लोड ड्यूरेशन कर्व क्या होता है, इंटीग्रेटेड ड्यूरेशन कर्व क्या होता है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, लोड कर्व ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ लिए थे, पर चूंकि हमको लोड ड्यूरेशन कर्व आपको पढ़ाना है तो उसके पहले हमको लोड कर्व अच्छे से याद होना चाहिए। तो लोड कर्व का मतलब था कि अगर लोड को या डिमांड को हम लोग वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट कर दे और टाइम को एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट करें, तो वहां से जो डायग्राम या ग्राफ बन के निकलता है उसको लोड कर्व कहते हैं। ठीक है, अब ये लोड कर्व जो है वो डेली बेसिस पर भी हो सकता है, मंथली बेसिस पर भी हो सकता है और ईयरली बेसिस पर भी हो सकता है। और अलग अलग तरह के कंज्यूमर के लिए अलग अलग लोड कर्व होगा। हो सकता है रेसिडेंशियल के लिए अलग लोड कर्व बने, कॉमर्शियल प्लेस के लिए अलग बने, इंडस्ट्रियल के लिए अलग बने, इवन पावर प्लांट के लिए भी अपना लोड कर्व बन सकता है। क्लियर है? तो क्या कह रहा है डिफिनेशन? कह रहा है कि द कर्व शोइंग द वेरिएशन ऑफ लोड ऑन द पावर स्टेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम पावर स्टेशन के रिस्पेक्ट में बात करें तो आपको पता है कि पावर स्टेशन को अलग अलग तरह के कंज्यूमर को पावर या लोड का सप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो वहां पर भी पावर स्टेशन में 24 घंटे में अलग अलग समय में अलग अलग लोड का रिक्वायरमेंट होता होगा, पावर का रिक्वायरमेंट होता होगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि द कर्व शोइंग द वेरिएशन ऑफ लोड ऑन द पावर स्टेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड लोड कर्व। ठीक है, इन लोड कर्व लोड और पावर कंजम्पशन इज रिप्रेजेंटेड ऑन वाई एक्सिस एंड टाइम इज रिप्रेजेंटेड ऑन एक्स एक्सिस। क्लियर एकदम है? जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग लेते हैं, अगर हम लोग अपने घर का लोड कर्व खींचना चाहेंगे तो उसके लिए भी हम लोग आराम से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। करेंगे क्या? सबसे पहला एक ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे जिसमें एक्स एक्सिस पर हम लोग टाइम दिखाएंगे और मेरे घर में कौन कौन सा अप्लायंसेस लगा है और कितना पावर का कंजम्पशन करता है उसको हम लोग वाई एक्सिस में दिखा देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, वाई एक्सिस में लोड को रिप्रेजेंट करेंगे जिसका यूनिट किलोवाट नहीं तो मेगावाट होगा। अगर पावर स्टेशन के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे तो मेगावाट होगा, अगर कोई कॉमर्शियल प्लेस या रेसिडेंशियल के लिए पढ़ेंगे तो किलोवाट होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं? अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 50, 100, 30, 50, 60, जैसा जैसा कंजम्पशन है उसके आधार पर कर देंगे। कोई स्पेशल डेटा नहीं है कि हमको यही बार बार लिखना है। ठीक है, अगर मान लीजिए इस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन दे देगा कि 9 बजे से सुबह 6 बजे से 9 बजे के बीच में इतना पावर का कंजम्पशन होता है या इतना लोड कंज्यूम होता है, फिर 9 बजे से लेके 12 बजे तक इतना कंज्यूम होता है, तो आप उसके रिस्पेक्ट में लोड कर्व ड्रॉ करेंगे। बात समझ में आ रहा है? चलिए, और हम लोग 12 बजे रात को इनिशियल पॉइंट मान लेते हैं जिसको हम लोग 0 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके हम 24 आवर को डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि रात के 12 बजे से लेके सुबह के 5 बजे तक, ठीक है, जो पावर का कंजम्पशन होता है, जो भी मेरे पास अप्लायंसेस या बल्ब जल रहा हो, फैन चल रहा है, तो वो जो पावर का कंजम्पशन कर रहा है वो 50 किलोवाट कर रहा है। ठीक है, तो आप यहां से नोटिस कर रहे हैं कि रात के 12 बजे से लेके सुबह के 5 बजे तक जो भी अप्लायंसेस यूज हो रहा है वो लगभग 50 किलोवाट का एनर्जी पावर का कंजम्पशन कर रहा है। ठीक है, फिर 6 बजे से 7 बजे के बीच में हो सकता है, क्योंकि ये जो हम लोग डायग्राम बना रहे हैं ये किसके लिए बना रहे हैं, रेसिडेंशियल के लिए बना रहे हैं। ठीक है, रेसिडेंशियल के लिए बना रहे हैं। तो 5 बजे के बाद बहुत सारा आदमी लोग जब सुबह उठता है तो अपना मोटर चला देता है टंकी को भरने के लिए। ठीक है, तो वहां भी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन होता है। हो सकता है इंडक्शन यूज कर रहे हैं चाय बनाने के लिए, तो यहां पर थोड़ा सा हम 5 बजे से 7 बजे जो है वहां इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन थोड़ा ज्यादा दिखाएं, कितना, 100 किलोवाट का। फिर 7 बजे जब सब लोग उठ जाता है तो फिर वहां पर मेजर अप्लायंसेस यूज होने लगता है। हो सकता है वहां पर जो है आपका गीजर यूज हो रहा हो, टीवी यूज हो रहा हो, या और भी जो भी इक्विपमेंट लगा है वो यूज हो रहा है। तो 6-7 बजे से लेके किचन का आइटम भी काम उसी बीच में होता है। ऑफिस जाना रहता है तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक का कंजम्पशन भी उसी समय होता है। आयरन भी करना रहता है। ठीक है, या हो सकता है वैक्यूम क्लीनर यूज आप कर रहे हो या कोई भी अप्लायंसेस यूज कर रहे हो। तो 7 बजे से लेके 11 बजे सुबह तक जो है मैक्सिमम यहां पर पावर का कंजम्पशन हो रहा है, कितना, 500 किलोवाट का हो रहा है। ठीक है, फिर 11 बजे तक जब सब लोग ऑफिस चला गया, किचन का भी काम हो गया, तो वहां पर फिर इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजम्पशन है वो थोड़ा कम हुआ और वापस कितना आ गया, 100 किलोवाट आ गया। ठीक है, अलग अलग घर के लिए ग्राफ भी क्या होगा, अलग अलग बनेगा। बस आपको एक समझ जाना एग्जांपल के तौर पर।
फिर हो सकता है 11 बज गया, फिर 12 बजे, 1 बजे दोपहर को, फिर यहां से क्या हुआ, खाना बनने के लिए जो है किचन में बहुत सारा अप्लायंसेस यूज होने लगा, वॉशिंग मशीन यूज होने लगा, तो वहां पर 1 बजे से लेके फिर आपका जो है 1 बज रहा है, 2, 3, 4 बजे तक फिर लगभग 300 किलोवाट का इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन हो रहा है। फिर 4 बजे से 6 बजे के बीच में आदमी रेस्ट करने चला गया, तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन थोड़ा कम हो गया, तो फिर 100 आ गया। फिर आपका जो है यहां से 6 बजे के बाद जो है अंधेरा होने लगा, तो बहुत सारा लाइट यूज होने लगा और भी बहुत सारा अप्लायंसेस यूज होने लगा। तो समझिए कि 6 बजे से लेके रात के 10 बजे तक में मैक्सिमम पावर का कंजम्पशन कितना हो सकता है, 600 किलोवाट तक हो रहा है। फिर आपका जो है 11 बजे के बाद, 10 बजे के बाद थोड़ा सा रेट कम हुआ, 11 बजे तक वहां पर आपका जो है फिर आप रेट कम होते होते कितना 300 किलोवाट आ गया, और फिर 11 बजे से 12 बजे के बीच में 50 हुआ। तो आपको ये पता चल गया कि ये 24 घंटा में आप किस तरह से पावर का कंजम्पशन कर रहे हैं, या जो अप्लायंसेस लगा है वो किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है। तो एक ऐसा कर्व जिसमें लोड को या पावर कंजम्पशन को हम लोग क्या करेंगे, वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट करेंगे और टाइम को एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट करेंगे, और उसके बीच में जो ग्राफ कर्व बनेगा उसको हम लोग लोड कर्व कहेंगे। क्लियर एकदम है। चल नेक्स्ट, लोड ड्यूरेशन कर्व। लोड का मतलब होता है पावर, मतलब कोई भी अप्लायंसेस कितना पावर को कंज्यूम कर रहा है उसी को वहां पर हम लोड कह रहे हैं। क्लियर हो गया। ड्यूरेशन का मतलब कितने समय तक कर रहा है, तो क्लियर हो गया कि एक ऐसा कर्व जिसमें हम क्या करेंगे, कौन कौन सा अप्लायंसेस कितने कितने समय के लिए मैक्सिमम पावर का कंजम्पशन कर रहा है, अगर उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर दें तो उसको लोड ड्यूरेशन कर्व कहेंगे। ठीक है। फिर ये आपसे सुनना है कि लोड कर्व के मदद से ही लोड ड्यूरेशन कर्व बनेगा। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, लोड कर्व के मदद से ही लोड ड्यूरेशन कर्व बनेगा। इसमें क्या बता रहा है कि कितना कितना अप्लायंसेस कितना कितना पावर का कंजम्पशन कितने घंटे के लिए कर रहा है। इसका मतलब है कि हम लोग इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर अरेंज कर देंगे कि सबसे ज्यादा कितना पावर का कंजम्पशन कितने घंटा के लिए हो रहा है, फिर नेक्स्ट कितना हो रहा है, फिर नेक्स्ट कितना हो रहा है, फिर नेक्स्ट कितना हो रहा है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग पावर का कंजम्पशन टाइम के रिस्पेक्ट में दिखा देंगे, तो उसी को लोड ड्यूरेशन कर्व कहेंगे। क्लियर हो गया। जैसे किसी क्लास में मान लीजिए 10 बच्चा है, तो पहला बच्चा कितना नंबर लाया है वो सबसे पहले लिखाएगा, फिर नेक्स्ट बच्चा कितना लाया है उसका नंबर लिखाएगा, फिर नेक्स्ट बच्चा कितना लाया है उसका लिखे, तो वहां से आपको दिख जाएगा कि टॉप कौन कर रहा है, फिर सेकंड कौन कर रहा है, थर्ड कौन कर रहा है और लास्ट कौन कर रहा है। तो सेम काम क्या होता है कि लोड ड्यूरेशन कर्व में कितने समय के लिए सबसे ज्यादा पावर का कंजम्पशन हुआ, फिर नेक्स्ट कितने समय के लिए, फिर नेक्स्ट कितने हुआ, और उसी को अगर हम ग्राफ के मदद से रिप्रेजेंट कर दें तो उसको लोड ड्यूरेशन कर्व कहेंगे। ठीक है। तो क्या कर रहा है, लोड ड्यूरेशन कर्व रिप्रेजेंट द रीअरेंजमेंट ऑफ ऑल द लोड एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग मैग्नीट्यूड। क्या कर रहा है कि लोड कर्व में जो जो अप्लायंसेस यूज हो रहा है, जो भी लोड कंज्यूमिंग डिवाइसेस है, वो कितने समय के लिए कितना पावर का कंजम्पशन कर रहा है, अगर उसको हम लोग रीअरेंज कर दे कैसे, डिक्रीजिंग ऑर्डर के मैग्नीट्यूड में, मतलब घटते क्रम में, तो उसी को हम लोग लोड ड्यूरेशन कर्व कहेंगे। तो रिपीट कर रहे हैं, लोड ड्यूरेशन कर्व रिप्रेजेंट द रीअरेंजमेंट ऑफ ऑल द लोड एलिमेंट इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग मैग्नीट्यूड। ठीक है। इन द लोड ड्यूरेशन कर्व the greatest load is represented on y axis and duration is represented on x axis। अब ग्राफ से भी इसको समझने का कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनिए। आप यहां पर नोटिस कर रहे होंगे सबसे बड़ा ग्राफ ये वाला बना है। ठीक है, ये बार चार्ट सबसे बड़ा बना है, कितना, तो 18 से लेके आप यहां पर देख पा रहे होंगे 22 तक है। ठीक है, 18 का मतलब यहां पर क्या हो गया कि ये आपका जो है 6 बज रहा है। ठीक है, और 22 का मतलब यहां हो गया 10 बज रहा है। कोई कंफ्यूजन नहीं, मतलब 6 बजे से 10 बजे के बीच में तो टोटल ड्यूरेशन कितना टाइम का यूज हुआ, तो 4 आवर के लिए, 4 आवर्स के लिए कितना मैक्सिमम पावर कंज्यूम कर रहा है, तो यहां नोटिस करेंगे 600 कर रहा है। तो सबसे पहला 600 में गए और टोटल ड्यूरेशन कितना ले रहा है, 4 आवर्स। तो 4 यहां तक देखिए 18 बजे मतलब शाम के 6 बजे से लेके 10 बजे रात तक में सबसे ज्यादा पावर का कंज्यूमशन कितना हुआ, 600 हुआ।
तो 4 आवर के लिए। क्लियर हो गया? तो सबसे बड़ा मैग्नीट्यूड यही था, तो पहले इसको लिख दिया। फिर नेक्स्ट खोजेंगे कि कहां है, तो देखिए 500 वाला है, कितना है, तो 7, 8, 9, 10, 11, तो यहां भी फिर कितना हो रहा है, 4 घंटा के लिए यूज हो रहा है। क्लियर हो गया? तो फिर नेक्स्ट 500 का ग्राफ खींचेंगे। फिर नेक्स्ट खोजेंगे, देखिए ये 300 वाला, तो 300 वाला यहां है 1, 2, 3 यहां हो गया, और एक यहां है 4, तो 4 घंटा के लिए फिर से 300 वाट का किलोवाट का यूज हो रहा है, तो 4 घंटा के लिए फिर से 300 देखते जाइए ग्राफ में। फिर नेक्स्ट आ जाएंगे, देखिए 100 यहां पर है 1, 2, और फिर 100 कहां है, यहां पर है 3, यहां पर है 4, 5, ठीक है। और कहीं पर छूट रहा है क्या, एक बार चेक कर लेंगे, यहां से 1, 2, यहां 3, 4, 5, 6, यस 6 घंटा के लिए 100 किलोवाट यूज हो रहा है, तो 6 घंटा के लिए 100 किलोवाट हो रहा है। फिर नेक्स्ट देखिए 50, तो 1, 2, 3, 4, 5 यहां हो गया, एक यहां हो गया 6, तो 6 घंटा के लिए 50 किलोवाट हो रहा है। तो ये जो ग्राफ बना कहां से, इसको देख देख के पहला बड़ा वाला को दिखाना है, फिर उसके छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, तो ऐसे लोड कर्व को लोड ड्यूरेशन कर्व कहेंगे। बस सीधा याद रखना है कि लोड कर्व में जो भी अप्लायंसेस लगा हुआ है, जो भी एलिमेंट लगा हुआ पावर का कंजम्पशन कर रहा है, तो कौन सा अप्लायंसेस कितने देर तक पावर का कंजम्पशन कर रहा है, अगर उसको हम लोग अरेंज कर दे कैसे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, लोड ड्यूरेशन कर्व कहेंगे। क्लियर है? चलिए, वेरी गुड। अब नेक्स्ट आ जाते हैं इंटीग्रेटेड ड्यूरेशन कर्व। याद रखना है कि लोड कर्व के मदद से हम लोग लोड ड्यूरेशन कर्व बनाते हैं, और लोड ड्यूरेशन के कर्व के मदद से हम लोग इंटीग्रेटेड ड्यूरेशन कर्व बनाते हैं। होता क्या है, कहता है कि एक ऐसा कर्व जिसमें वाई एक्सिस पर, याद रखना वाई एक्सिस पर पावर को या हम लोग डिमांड को रिप्रेजेंट करेंगे, और एक्स एक्सिस पर एनर्जी कंज्यूम्ड को दिखाएंगे, जो किलोवाट आवर में नहीं तो मेगावाट आवर में होगा। तो क्या डिफिनेशन कह रहा है कि इट इज द कर्व इन विच डिमांड, दैट इज कॉल्ड पावर, is represented on the y-axis and energy consumed is represented on the x-axis. ठीक है? It is obtained from load duration curve. It show the total number of unit kilowatt hour में नहीं तो megawatt hour में generated for the given demand in kilowatt. मतलब किसी given demand के लिए हमको कितना एनर्जी का कंजम्पशन होगा, उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, इंटीग्रेटेड ड्यूरेशन कर्व कर रहे हैं। नहीं तो सीधा भाषा में बताना है कि एक ऐसा कर्व जिसमें हम लोग पावर को, डिमांड को वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट करते हैं, और एनर्जी कंज्यूम्ड जो है वो एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ऐसे को हम लोग इंटीग्रेटेड ड्यूरेशन कर्व कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप लोड कर्व से लोड ड्यूरेशन निकाल लें। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां पर आप नोटिस करेंगे कि हम लोग क्या किए हैं, अलग अलग दिखा दिए। ये देखिए पावर ऑलरेडी जैसे था उसी तरह दिखा दिए, किलोवाट में नहीं तो मेगावाट में, आप जिसमें भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है? अगर प्लांट के बारे में बात होगा तो मेगावाट होगा, और अगर रेसिडेंशियल या कॉमर्शियल प्लेस होगा तो किलोवाट का बात होगा। ठीक है? तो 50, 100, 200 इतना करके 600 तक था। ओके, अब यहां पर हम डेटा क्या लिख दिए, 200, 400, 600, ये क्या है, किलोवाट आवर में नहीं तो मेगावाट आवर में होगा। अब यहां पर ध्यान देंगे, क्या कर रहे हैं, डिक्रीजिंग से चल रहा है। तो देखिए 50 किलोवाट का कंजम्पशन 6 घंटा के लिए होता है, तो 6 गुना 5 कितना हो गया, 300। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 50 का कंजम्पशन हो रहा है तो इसको डॉटेड करके आगे बढ़ाएंगे, और 200, 400 के बीच में 300 होगा, तो यहां से डॉटेड करके हम लोग ग्राफ पेपर में इसको प्लॉट करेंगे। ठीक है? अगर ग्राफ पेपर मिलेगा तो वहां प्लॉट करेंगे, नहीं तो फिर आप रफ इसी तरह बना के दिखाएंगे। पर अगर डिफिनीशन आएगा तो एकदम नोटिस करेंगे, ग्राफ के मदद से पूरा डिफिनीशन को क्लियर करेंगे। तो ये 50 हो गया, ये आपका जो है आपका 300 किलो आवर है, तो इसको हम लोग डॉटेड करके जहां पॉइंट मिलेगा उसको लोकेट करते जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, 6 आवर के लिए कितना हो रहा है, 100, ये देखिए 100 हो रहा है, तो 600 हो गया, तो 600 पर इधर जाएंगे और 100 पर इधर जाएंगे, फिर जहां कट किया वहां से एक पॉइंट देते। फिर नेक्स्ट 300 है 4 घंटा के लिए 12, तो ये देखिए 12, 300 है। फिर नेक्स्ट 4 आवर के लिए है 5, मतलब 20, तो यहाँ 20, 5, फिर ये पॉइंट मिला। फिर 600 किलोवाट है 4 घंटा के लिए, तो यहां से 24 होगी, और यहां से हम इन ग्राफ से मतलब एक स्ट्रेट लाइन से इसको मिलाते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से मिलाते जाएंगे, और जो कर्व बनेगा वही कर्व आपका क्या हो गया, इंटीग्रेटेड ड्यूरेशन कर्व हो गया। तो आप नोटिस करेंगे कि इस तरह के न्यूमेरिकल्स आने का काफी चांसेस है, जिसमें आपको क्या होगा, एक टेबल दे दिया जाए सॉरी
आपको क्या है, बहुत चांसेस है कि इस तरह के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। तो आपको एक टेबल दे दिया जाएगा और इस टेबल में जो है टाइम यहां पर रहेगा और यहां पर जो है पावर रहेगा। तो हो सकता है 9 बजे से लेके सुबह 9 बजे से लेके 11 बजे तक 30 किलोवाट का पावर कंजम्पशन करता है। फिर नेक्स्ट 11 बजे से हो सकता है 1 बजे तक 50 करता है और इसी तरह से ग्राफ रहेगा। तो हम लोग भी क्या करेंगे, फटाफट यहां पर पावर को रिप्रेजेंट कर देंगे, यहां पर टाइम को रिप्रेजेंट कर देंगे और यहां पर एकदम 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 करके 24 आवर तक बांट देंगे। और 30 है, जैसे 9 बजे से 11 बजे, तो 9 बजे से 11 बजे के बीच में 30 कर रहा है, तो ये देखिए 30 इस तरह ग्राफ खींचते जाएंगे तो ग्राफ निकल जाएगा। अब यहां से क्या होगा, इस ग्राफ का हम लोग एरिया फाइंड आउट आसानी से कर सकते हैं। ये देखिए आराम से लेंथ गुना ब्रेथ करके सारा एरिया आप निकाल लेंगे, तो टोटल एरिया आपको निकल जाएगा। अगर हम लोग टोटल एरिया को टोटल टाइम से भागा दे देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, एवरेज पावर निकल जाएगा। तो एवरेज पावर आप निकाल दिए और फिर आपको मैक्सिमम पावर ग्राफ से मिल जाएगा। तो अगर एवरेज पावर को मैक्सिमम पावर से डिवाइड कर देते तो हमको क्या निकल जाता है, लोड फैक्टर निकल जाएगा, डिमांड फैक्टर निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो आप जब ये पूरी चीज को जान रहे हैं, मतलब क्वेश्चन आपको इस फॉर्मेट में दिया रहेगा, तो आप फटाफट क्या करेंगे, ग्राफ बना लेंगे और उस ग्राफ की मदद से फॉर्मूला याद रखेंगे, क्योंकि आपको पहले भी बताया कि आप फॉर्मूला काफी भूल जाएंगे, इसलिए फॉर्मूला को याद रखेंगे और उसके मदद से आसानी से न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये तीनों पॉइंट अच्छे से समझ में आ चुका होगा। फटाफट इसको नोट करेंगे और अब हम लोग पढ़ लेते हैं चॉइस ऑफ सिलेक्शन ऑफ साइट एंड यूनिट फॉर जनरेशन। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं चॉइस ऑफ साइज एंड नंबर ऑफ जनरेटिंग यूनिट। मतलब किसी भी पावर प्लांट का अगर हम लोग को एस्टैब्लिशमेंट करना है तो उसका साइज क्या होना चाहिए, कितने यूनिट उस पर काम करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कोई थर्मल पावर प्लांट का एस्टैब्लिशमेंट कर रहे हैं, तो इनिशियली क्या होता है, पहले दिमाग में ये रहता है कि मैक्सिमम मान लेते हैं कि 3000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो उसका मैक्सिमम कैपेसिटी कितना हुआ, 3000 मेगावाट हो गया। अब जरूरी नहीं है कि इनिशियल पीरियड में ही 3000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी बना दिया जाए। हम लोग कोई एक यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसमें हो सकता है कि 500 मेगावाट बन रहा हो, फिर हम देखेंगे कि क्या डिमांड बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा है तो नया यूनिट का एस्टैब्लिशमेंट करेंगे, क्योंकि आपको यूनिट नया बनाने में दिक्कत यह है कि काफी कैपिटल कॉस्ट लगता है, क्योंकि जब आप नया यूनिट बना रहे हैं तो आपको एरिया भी ऑक्युपाई करना पड़ेगा, साथ ही साथ उसके एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट में भी काफ़ी खर्चा आता है और फिर वहाँ नया नया एम्प्लॉय आके काम करेगा तो उसका सैलरी भी आता है। तो सब सोच समझ के कोई भी यूनिट का एस्टैब्लिशमेंट होता है या उसके साइज को बढ़ाया जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर क्या कह रहा है, द साइज एंड नंबर ऑफ जनरेटिंग यूनिट इन सच ए वे दैट द अप्रोक्सीमेटली मैच विद द लोड कर्व, लोड ड्यूरेशन कर्व एज क्लोजली एज पॉसिबल। क्या कर रहा है कि देखिए सबसे पहला हम जहां पर पावर प्लांट बना रहे हैं तो ये दिमाग में आता है कि सबसे पहला कि लोड कर्व किस तरह से वहां पर ड्रॉ हो रहा है। इसका मतलब अगर हम बिहार स्टेट का किसी एरिया का बात करें तो किसी पर्टिकुलर एरिया में लोड कर्व कैसा बन रहा है किसी पावर स्टेशन के द्वारा, तो उसी के हिसाब से हमको क्या करना पड़ता है, यूनिट का एस्टैब्लिशमेंट करना पड़ता है। मान लीजिए अगर आपका रिक्वायरमेंट बहुत कम है तो आप वहां पर जनरेटिंग यूनिट एस्टैब्लिश करना नहीं चाहेंगे। ठीक है, फिर ये दिमाग में रखना है कि हो सकता है रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा है और किसी दूसरे पावर प्लांट से हम इलेक्ट्रिसिटी को मंगा रहे हैं तो ट्रांसमिशन लाइन में भी लगभग 20 से 25% का लॉसेस हो जाता है और इसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नियर अबाउट जो है पावर प्लांट का एस्टैब्लिशमेंट करते हैं। अब मान लीजिए हम इलेक्ट्रिसिटी महाराष्ट्र से बिहार मंगाएंगे तो हो सकता है कि महाराष्ट्र से बिहार आने में काफी पावर का ट्रांसमिशन का लॉसेस हो जाए, तो उससे बेटर है कि हम यहां पर एक एस्टैब्लिशमेंट पावर प्लांट का कर देंगे जिससे कि उस लॉसेस से बचा जा सकता है। तो ये सब सारे चीज को ध्यान में रखते हुए साइज और यूनिट का एस्टैब्लिशमेंट होता है। तो पहला क्लियर हो चुका है, क्या कर रहा है, द साइज एंड नंबर ऑफ जनरेटिंग यूनिट इन सच ए वे दैट दे अप्रोक्सीमेटली मैच विद द लोड कर्व या लोड ड्यूरेशन कर्व एज क्लोजली एज पॉसिबल। मतलब लोड कर्व से मिलता जुलता हुआ ही हमको पता चल जाए कि कितना यूनिट का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, दूसरा कह रहा है द फ्यूचर डिमांड एंड एक्सपेंशन शुड बी कंसिडर एज द लोड ऑन द स्टेशन ऑलवेज इंक्रीजेज।
आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी का जो अब रिक्वायरमेंट है वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। आपके घर में जो अप्लायंसेस है, क्योंकि आदमी अब सब मॉडर्न होना चाह रहा है, और जब मॉडर्न होंगे तो वहां पर कंजम्पशन रेट भी क्या होगा, बढ़ेगा। आप नोटिस कर रहे होंगे कि अब हम लोग पेट्रोल कार, डीजल कार को धीरे धीरे हटाते जा रहे हैं और उसके जगह इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को लेके आ रहे हैं। तो अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स भी मान लीजिए कि 5 साल 10 साल में पूरे रोड पर आ गया, तो वहां भी इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग चार्जिंग पॉइंट बनाना पड़ेगा पूरे रोड पर, तो वहां भी इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत पड़ेगा। फिर हम लोग मॉडर्न होते जा रहे हैं, तो जो हम लोग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उसका भी काफी ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से भी हमको देखना है कि फ्यूचर में और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड हो सकता है, इसलिए हमको एरिया भी ज्यादा कवर करके रखना होगा, तब यूनिट वहां से हम नया बना सकते हैं। तो यहां पर यही बात बोलना चाह रहा है, द फ्यूचर डिमांड एंड एक्सपेंशन शुड आल्सो बी कंसिडर एज द लोड ऑन द स्टेशन ऑलवेज इंक्रीजेस। क्योंकि जो आप पावर प्लांट बना रहे हैं वो फ्यूचर को देखते हुए आपको स्टैब्लिश करना है। ऐसा नहीं कि अभी के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि 10 साल के बाद हो सकता है बहुत ज्यादा चेंजिंग हो जाए, तो भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक्स्ट्रा हमेशा यूनिट रखेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्या कर रहा है, सेलेक्टेड साइज और रेटिंग ऑफ जनरेटिंग यूनिट इन सच ए वे दैट द लोड फैक्टर, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, प्लांट यूज फैक्टर विल बी हाई। मतलब आप जो पावर प्लांट बना रहे हैं वो इस तरह से बनाइए कि उसमें लोड फैक्टर, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, उससे उसका मैग्नीट्यूड क्या हो, ज्यादा, उससे उसका वैल्यू ज्यादा हो। क्लियर एकदम है? नेक्स्ट क्या है, द प्लांट मस्ट बी हैव सेम रिजर्व कैपेसिटी अंडर एबनॉर्मल कंडीशन। ठीक है, एबनॉर्मल कैपेसिटी या एबनॉर्मल कंडीशन यहां पर लिख देंगे, एबनॉर्मल कंडीशन। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, द प्लांट मस्ट हैव सम रिजर्व कैपेसिटी अंडर एबनॉर्मल कंडीशन। मतलब अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वहां पर एक ऐसा सेटअप करके हम जरूर रखेंगे जहां से हम आसानी से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सके, तो वहां पर हमको एक रिजर्व यूनिट का भी एस्टैब्लिशमेंट रखना ही रखना है। नेक्स्ट क्या कर रहा है, नॉर्मली 2 यूनिट इज सेटअप एंड बोथ मस्ट बी एबल टू सप्लाई मैक्सिमम डिमांड और लोड। कह रहा है कि अगर किसी पावर प्लांट का सेटअप करना है तो लगभग 2 यूनिट का जरूर करेंगे। मान लीजिए अगर एक ही यूनिट का एस्टैब्लिशमेंट करेंगे और किसी कारण वो फेल हो जाए तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं हो सकता, पर अगर 2 यूनिट होगा और किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो हम 1 यूनिट से कम पावर का सप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि हम अपना या जो कंज्यूमर है उसका रिक्वायरमेंट कर पाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है, द सेलेक्टेड यूनिट शुड वर्क एट हाई इफिशिएंसी एंड कैपिटल कॉस्ट एंड रनिंग कॉस्ट विल बी मिनिमम। मतलब अगर हम जनरेटिंग यूनिट नया नया बना रहे हैं तो ये भी ध्यान देना होगा कि वो हाई इफिशिएंसी में काम करे, उसका जो कैपिटल कॉस्ट है या जो रनिंग कॉस्ट है वो कम हो। क्लियर एकदम है? चलिए नेक्स्ट क्या है, डिफिकल्टी इन्वॉल्व इन यूनिट सेटअप। अब क्या क्या डिफिकल्टीज आ सकता है, तो कह रहा है कि द कॉस्ट एंड मेंटेनेंस विल इंक्रीजेस बिकॉज स्किल्ड पर्सन शुड रिक्वायर्ड टू मेंटेनेंस एंड पावर जनरेशन। आपको पता है कि क्या क्या डिफिकल्टीज आ सकता है, नया नया यूनिट क्यों नहीं स्टैब्लिश कर सकते, क्योंकि एक एक यूनिट को बनाने में करोड़ों अरबों रुपया का खर्च आता है। पहला तो आप लैंड को ऑक्युपाई कर रहे हैं, दूसरा कंस्ट्रक्शन उसका कर रहे हैं, तीसरा मशीनरी पार्ट्स का एस्टैब्लिशमेंट कर रहे हैं, फिर चौथा जो वहां पर स्किल पर्सन काम कर रहा है, इंजीनियर काम कर रहा है या टेक्नीशियन काम कर रहा है, तो उसका सैलरी का भी बात आता है। तो ये सब चीज ध्यान में रखते हुए हम लोग नया यूनिट का एस्टैब्लिशमेंट करते हैं। मान लीजिए उतना फंड ही नहीं है तो हम वहां पर नया यूनिट का एस्टैब्लिशमेंट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट फ्लोर एरिया रिक्वायर्ड इज मोर, सो कॉस्ट आल्सो इंक्रीजेस। अब मान लीजिए कि हमको ज्यादा यूनिट का एस्टेब्लिशमेंट करना है तो आपको ज्यादा जगह भी तो लेना होगा, और जब जगह आप ज्यादा ले रहे हैं तो कैपिटल कॉस्ट भी आपका क्या होता है, बढ़ते जाता है। ठीक है, तो आई थिंक आज आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इसको अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करेंगे, और यूनिट 7 काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप बार बार रिवीजन करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अब नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी में आपको 4 टॉपिक इंपॉर्टेंट पढ़ाऊंगा, फ्यूल सेल, ठीक है, फिर बायोमास, जियोथर्मल और टाइडल, और ऑलरेडी आप सोलर, विंड, ये सब के बारे में बहुत डिटेल में पढ़े, और अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन वहां से आता है तो आप वहां से आराम से लिख सकते हैं।
ठीक है। और फिर नेक्स्ट इंटरकनेक्शन में 3 टॉपिक 3 लेक्चर और बनाएंगे, जिसमें हम दिखा देंगे कि ग्रिड के साथ किस तरह से कनेक्शन किया जाता है। और ऑलरेडी पढ़े थे कि थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट, उसके बीच में कंपैरिजन पढ़ा दिए हैं, बेस लोड, पीक लोड, ये सारा चीज पढ़ा दिए। तो बहुत कम पार्ट इसका बचा हुआ है, बस आप रिवीजन ज्यादा कीजिए और कॉन्फिडेंस खूब रखिए, क्योंकि आप ऑलरेडी सब चीज पढ़ चुके हैं। और मान लीजिए अगर कुछ क्वेश्चन थोड़ा घुमा के भी आ जाता है तो आप इस तरह से बना के लिख दीजिए कि आपका आंसर करेक्ट हो जाए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।